चलिए भाई, वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब जो है अपनी आज नई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी चैप्टर को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, इसकी ना हमको 3 बेसिक चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले, आप जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने जा रहे हैं उसका कार्य, कि क्या कार्य करता है, इसका डेफिनेशन क्या है। सेकंड, कितने प्रकार से कार्य करता है, एंड लास्ट, आता कहां पर है, इसकी पोजीशन क्या होती है। क्योंकि ना ये 3 जो बेसिक सी चीजें हैं ये हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। ये हम एक्टिविटी वर्ड को 6th क्लास में हमने क्रिया की परिभाषा या 6th क्लास से कहीं ना कहीं हमने डेफिनेशंस पढ़कर आए हैं कि व्हाट इज वर्ब या फिर क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया यानी कार्य का करना या होना। जैसे आप अभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आए, आप जब ऊपर आए तो एक्टिविटी हुई, क्लास में आए एक्टिविटी हुई, आकर बैठे एक्टिविटी हुई, आपने अपनी नोटबुक ओपन की एक्टिविटी हुई, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ मेरे बोलने में एक्टिविटी है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स है जिसमें एक्टिविटी होती है, जैसे खाना पीना, हंसना, बोलना, बताना, सुनना, समझना, देखना, दिखाना, महसूस करना, क्रिया कराना, ये सारी वर्ब्स है बेटा, इसी को हम क्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर ना मैटर ये है कि ये तो इसकी डेफिनेशन है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे आपके नॉलेज के हिसाब से पूछूं कि मुझे बताइए वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या कहेंगे। प्रकारों में कितने प्रकार, नहीं मालूम। वर्ब के प्रकार पता होने चाहिए, पढ़ा है सबने। अभी हम लोग टेंस, वॉइस, नरेशन से भी देखते आ रहे थे। कौन कौन से, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, 2 प्रकार की वर्ब्स होती है। होती तो वर्ब्स 2 प्रकार की है बेटा, पर इन्हीं दोनों प्रकार को ना अलग अलग प्रकार से भी हम यूज करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पोजीशन कहां पर होती है वर्ब की, ये बताओ। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से होती है, सब्जेक्ट से। डूअर जो काम को करने वाला होता है, उसके तुरंत बाद हम देखेंगे तो हमको वर्ब मिल जाएगा, चाहे तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ना पोजीशन हमें ना वहीं पर मिलेगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट के बाद अगर बात करें तो अपने को हेल्पिंग वर्ब या डायरेक्ट मेन वर्ब भी देखने को मिल जाती है। अब क्या होता है बेटा, ये जो वर्ब है ना, जैसे हमने बोलते हैं किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की 3 बातें आप पढ़ लो, लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पर बोले मैडम फिर तो खत्म हो गया वर्ब पढ़कर, तो इसको हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात कि जितने भी वर्ब्स के बारे में हमने बात की, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, इनके हमने ना पार्ट्स बना दिए हैं। सबसे पहली बात, जैसे वर्ब की बात करें तो डेफिनेशन में कहेंगे वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्रिया वह शब्द है जिसमें गतिविधि होती है, जिसमें एक्टिविटी होती है, इसी को हम वर्ब बोलते हैं। अब हमने क्या किया बेटा, हमारी समझ के हिसाब से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और पार्ट का नाम ना हमने अलग से कुछ नहीं रखा, हमने डायरेक्ट बोल दिया पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। वर्ब अपने आप में ना एक बड़ा सा चैप्टर है बेटा, और इसमें ना अब क्या होता है, 2 प्रकार की वैरायटी अलग अलग है, तो उसको आप ऐसे पढ़ोगे ना एक के बाद एक के बाद एक, तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर, आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, पर आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी है। और आज हम पूरा आपको उसका फ्रेमवर्क बता देंगे कि है क्या फाइनली वर्ब में पढ़ना कितना है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, है ना। और जो आगे की चीज़ें पढ़ने की है वो नेक्स्ट क्लास से होगी, पर आज क्या पढ़ना है वो मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो पार्ट फर्स्ट में हमने ऐसी वर्ब रखे हैं जिसका नाम हमने कहा दिखावट की दृष्टि से, मतलब आप जिसे सिर्फ देखो और उठा के यूज़ करो। ये टेंस में, वॉइस में, नरेशंस में हम इनको यूज़ करते हैं। और आपने सुना होगा वर्ब के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ना वर्ब के कुछ फॉर्म पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट होता है रूप या फॉर्म की दृष्टि से। तो आप बताइए सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम, पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट के बाद ही हम आते हैं पार्ट सेकेंड पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की, ध्यान से यहाँ पर देखना है ना, दिखावट की दृष्टि से। इसका नाम क्या है, मैंने नाम रखा है, नाम अलग से कुछ नहीं मिलेगा आपको, बुक्स में कोई ऐसा नाम नहीं लिखा है, हमने हमारी समझ के लिए उसका नाम रखा है दिखावट की दृष्टि से। नाम भी ऐसा क्यों रखा, क्योंकि जो हम देखेंगे उसको हमें यूज करना है। तो ये जो वर्ब होती है ना बेटा, ये आपको 2 प्रकार में देखने को मिलती है। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, नाम सुना है आज से पहले, ऑक्सिलरी। आपने जिसका 6th 7th से नाम सुना होगा हेल्पिंग वर्ब,
6th 7th क्लास से आपने जिसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से सुना है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का मीनिंग भी सहायक होता है, हेल्पिंग वर्ब भी का मीनिंग भी सहायक। सहायक क्रिया मतलब जो हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, अब मैटर ये है कि मैडम ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्प करती है, तो किसकी हेल्प करती है? वर्ब दो प्रकार में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो बेटा ये मेन वर्ब की मदद करती है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है किसकी मदद करती है? मेन वर्ब की। अब ऑक्सिलरी वर्ब कैसे मेन वर्ब की मदद करती है? तो आराम से सुनना। टेंस बनाने में या वॉइस बनाने में। जैसे अगर कोई ऑक्सिलरी आई इज एम आर, तो हमको पता है कि इज एम आर का मीनिंग क्या होता है, तो ये प्रेजेंट बताता है। वॉज वर आया, था थे थी, पास्ट बताता है। हैज हैव हैड आया तो हैज हैव हैड मीन्स परफेक्ट, चुका चुकी बताता है। तो ट्रांसलेशंस में टेंस को डिसाइड करने में विल शैल आया तो फ्यूचर। तो ये क्या करती है, ये जो अपनी ऑक्सिलरी है ये मतलब टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में ना ये मेन वर्ब की मदद करती है। अब मैटर ये है कि मैडम ऑक्सिलरी कौन होती है या कितने प्रकार की होती है, या हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो बेटा ये दो प्रकार की होती है, ध्यान से देखना। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी, है ना, सेकेंडरी नहीं होती है। नहीं तो बोले मैडम प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं होता है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। अब आप यहां ध्यान से देखिए, जैसे हमने दो वर्ब लिखा इज और कैन। अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा दोनों में बताओ ना हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्राइमरी तौर पर किधर ध्यान जाता है? इज की तरफ। है तो दोनों भी उस बच्चे को पता होती है जिसने ढंग से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रामर को पढ़ा है। और नहीं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से क्या जानते हैं? इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। तो ये जो है हम प्राइमरी तौर पर इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं बेटा। तो जिसे हमने प्राइमरी तौर पर हेल्पिंग वर्ब बोला वो प्राइमरी ऑक्सिलरी, और जिसे हमने दोनों में से अगर मैं आपसे बोलूं कि इज और कैन में मॉडल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? मॉडल कौन सा है? कैन। तो जिसे हमने प्राइमरी तौर पर मॉडल बोला वो मॉडल ऑक्सिलरी, और जिसे हमने प्राइमरी तौर पर हेल्पिंग वर्ब बोला दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो देखो ध्यान से, प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन आ जाएगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये होते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी बेटा। अब अगर हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की, तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ना, इसमें संख्या होती है 13 मॉडल्स होते हैं। जैसे मे, माइट, याद है तो रिपीट करेंगे, कैन, कुड, मस्ट, डेयर, नीड, विल, शैल, वुड, शुड, यूज्ड टू और ऑट टू। संख्या में होते हैं बेटा ये 13। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार। हम बात कर रहे हैं चैप्टर वर्ब में। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जिस भी शब्द में एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, उसे ही हम क्रिया, वर्ब या एक्टिविटी वाला वर्ड या एक्शन वर्ड कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की कि इसके हमने ना पार्ट्स बना दिए, दो पार्ट्स। पहले पार्ट्स में हमने वर्ब ऐसी रखी जिसका नाम था दिखावट की दृष्टि से, देखो, यूज करो। ये सब देखो, इनको यूज करते आना चाहिए, इनके यूजेस है सबके, कौन कहाँ यूज होगा। अब ये कितने प्रकार की है? ये दो प्रकार की है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, इसे हम कहेंगे सहायक क्रिया। इसका जो हमने बचपन से नाम सुना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सिलरी। कई बार ना जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपको डायरेक्ट बोलता है ऑक्सिलरी। अब पूरा पढ़ लिया, पता चल रहा ऑक्सिलरी का मीनिंग ही नहीं मालूम कि क्या था। तो ऐसा काम नहीं करना है ना। अब मैटर यहाँ पर ऐसा है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी ये दो प्रकार के हैं। जिसे हम प्राइमरी तौर पर हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी, और जिसे हमने मॉडल के नाम से जाना वो मॉडल ऑक्सिलरी। संख्या में कितने होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं। मॉडल के लिए सिर्फ आपको एक बात याद रखना है, जहां भी मॉडल दिखे तो मॉडल के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हम टेंस से सीखते आए हैं कि जहां भी दिखे मॉडल, मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बेटा ये जो 13 मॉडल्स है ना, इनके सबके अपने अपने यूजेस हैं। में अलग लगता है, माइट किसी और कंडीशन में लगता है, कैन किसी और कंडीशन में लगता है, तो कुड कहीं और लगता है, तो मस्ट की कंडीशंस कुछ और होती है। अब मैटर ये है, एक एक मॉडल के 3-3, 4-4 यूजर्स देखने को मिलते हैं। अगर अभी हमने मॉडल टॉपिक उठा लिया,
तो होगा क्या पता है, एक मॉडल के 3 यूजेस, तो अपने पास कितने मॉडल्स हैं? 13। लगभग 30-40 रूल्स हमारे ऐसे ही बन जाएंगे, और फिर वर्ब चैप्टर तो किधर ही गया, हमको मॉडल ही पढ़ना रह जाएगा। तो और मॉडल ना किसी भी एग्जाम में 1 मार्क मैक्सिमम 2 मार्क्स का देखने को मिलता है। पढ़ेंगे, पर हमारा जब सिलेबस सबसे लास्ट में हो जाएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद हम लास्ट मॉडल देखते हैं, क्योंकि मॉडल में बहुत सारी चीजें स्पोकन पर्पस से होती है, तो वहां कहीं ना कहीं हमको जब लास्ट में सब कुछ पढ़ के हो जाए, तो एक बार मॉडल्स पढ़ लो तो आप इंग्लिश को कम से कम बोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पर हम मॉडल्स पढ़ के फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम यहाँ मॉडल को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है। मॉडल अब पढ़ाएंगे, कब पढ़ेंगे अपन? सबसे लास्ट में। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, जहां पर एग्जैक्टली वर्ब या कार्य का करना या होना बताया जाए। बेटा ये जो मेन वर्ब है ना, ये बेसिकली 2 प्रकार में डिवाइडेड है, ध्यान से देखना। ये जो मेन वर्ब है ना, ये भी 2 प्रकार में डिवाइडेड है। जैसे इसका नाम होता है, एक कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। आपने हिंदी की व्याकरण में एक वर्ब पढ़ा होगा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अरे इंग्लिश बाद में पढ़िए, पर हिंदी तो पढ़ के आ रहे हैं ना। अब जो बोले मैडम ये भी याद नहीं है हमको, सकर्मक अकर्मक भी नहीं मालूम, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी नहीं मालूम, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां पर पढ़ेंगे, यहीं से आप सीख लेना। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की स्पेशलिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। पहले जो हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को स्कूल में सिखाया जाता था, ऐसा एक वर्ब होगी बेटा, तो वर्ब में एक्टिविटी होगी, क्रिया होगी, कार्य होगा। किसी भी वर्ब का मीनिंग या फिर उसका ऐसा बोलना चाहिए, कार्य का जो अफेक्ट होता है, असर बोलना चाहिए, सिर्फ उसके कर्ता बोले तो सब्जेक्ट पर पड़े और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्ट पर भी पड़े। या फिर हिंदी मीडियम को हमको डेफिनेशन ऐसा पढ़ाया जाता था, जिस वर्ब के कार्य का असर उसके कर्ता तक ही सीमित ना रहकर अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर भी पड़ता है, वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव, है ना। सुनते चलना, जो हमने बचपन से पढ़ के आए हैं। फिर हमने ऐसा पढ़ा है, जिस वर्ब के कार्य का असर सिर्फ उसके कर्ता तक ही सीमित रहे, किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर ना पड़े, वो कहलाती है इनट्रांजिटिव। ये तो हम हिंदी मीडियम बच्चों को ऐसे पढ़ा दिया जाता था, क्योंकि डेफिनेशन लिखने को आ जाती थी कई बार। अब मैटर ये है, इंग्लिश मीडियम बच्चा इसको कैसे पढ़ता है। अ वर्ब विच रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रांजिटिव, अ वर्ब विच रिक्वायर्स ओनली अ सब्जेक्ट नॉट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब मैटर ये है कि मैडम हम 6वीं 8वीं के बच्चे थोड़ी रह गए, अब हमको डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी। अब मैटर क्या होता है, आपको डायरेक्ट ना क्वेश्चंस आते हैं, ABCD 4 वर्ब दे देगा और कहेगा फाइंड ट्रांजिटिव या फाइंड इनट्रांजिटिव। इवन मैंने ये भी देखा है, फॉरेस्ट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आए हुए, संविदा वर्ग 3 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और 1 2 नहीं 4 क्वेश्चंस आते। सिर्फ क्या पूछता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, जैसे कुछ वर्ब दे देगा ऑप्शन में, वर्ब के यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले एक वर्ब हमने दे दिया टेल, या एक वर्ब दे दिया ईट, ठीक है, एक वर्ब दे दिया से, एक वर्ब दे दिया टीच, गो, क्राई, कुछ इतनी वर्ब्स है, 4 ऑप्शन मिलते हैं ABCD किसी भी पेपर में। तो अपने को क्या करना है, इसमें ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव को फाइंड करने के लिए ट्रिक यूज करना है। ट्रिक कैसी है, ध्यान से देखना। कोई भी वर्ब है तो उसका मीनिंग होगा बेटा, जैसे ईट यानी खाना, से यानी कहना, टेल यानी बताना। उस वर्ब के अर्थ से आप क्या लगाकर प्रश्न करो, उस वर्ब के मीनिंग से क्या करो, क्या लगाकर प्रश्न करो। जैसे ईट यानी खाना, क्या खाया, क्या खाया। आप वर्ब के मीनिंग से क्या लगाकर प्रश्न करो, अगर आंसर मिल जाता है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होगी, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो वर्ब इनट्रांजिटिव होगी। अब कहे कैसे, तो बेटा ध्यान से देखना। ईट यानी खाना, कोई बंदा है बाहर से कुछ खा के आ गया है, उससे बोलो क्या खाया। जैसे सपोज बच्चे मिट्टी खाते, अरे बच्चे मिट्टी खाते हैं, पसंद होती है उनको, कुछ लोग तो बड़े होते तक खाते हैं,
ठीक है। पर जो बच्चे जैसे मिट्टी खाते हैं, और जनरली देखना जो बच्चा मिट्टी खाकर आया है ना, आप उससे पूछो क्या खाया, बताएगा? नहीं बताता है। तो उसकी भी ट्रिक है ना, अप्लाई करते जाओ तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बता देगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये वर्ब कैसी हुई बेटा? ट्रांजिटिव, है ना। अब देखो अगली वर्ब क्या है? टेल। टेल यानी बताना। कोई आया, आपको कुछ बताया और चला गया। अब आप उससे पूछ रहे क्या बताया, बता दोगे? ट्रिक है मेरे पास, है ना, बता दोगे। तो ये वर्ब कैसी हुई? हाँ। से यानी कहना, क्या कहा, मिल जाएगा वर्ब ट्रांजिटिव। और सुनना, टीच यानी पढ़ाना। जैसे कुछ बच्चे जो आज एब्सेंट है, वो कहेंगे ना मैडम ने क्या पढ़ाया, बता दोगे? हाँ, ट्रिक यूज नहीं करने दूंगी मैं आपको या उनको। टीच, टीच यानी पढ़ाना, क्या पढ़ाया, आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा गो यानी, हाँ अब बोलो क्या गया, कब गया, कैसे गया, कहाँ गया, जाने वाली एक्टिविटी की बात हो रही है। कब गया, कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, किस लिए गया। हमको ये WH से मतलब नहीं है, हमारा WH क्या है? क्या। क्या लगाकर ही प्रश्न करना है, आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये इंट्रांजिटिव हो गई बेटा। अब ऐसे ही ना आप ऐसा करिए, जैसे एक लास्ट का वर्ब मैंने क्या लिया? क्राई। क्राई यानी रोना। कोई लड़की है 2 घंटे से बैठ के रोए जा रही थी। लड़के नहीं रोते बेटा 2-2.5 घंटे, हटा देख लेंगे बोले, है ना। थोड़े लड़कों में अच्छी बात है, इमोशंस कम होते हैं। लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगे, 2 घंटे से रोए जा रही। आप उसके पास पहुंचो और पूछो क्या रोया, तो वो और रोएगी बेटा। पर वो ये नहीं बोलेगी कि क्या, मतलब वो आप उससे ऐसे पूछ लेते क्यों रोया, किस लिए रोया, कैसा रोया, किसके लिए रोया। नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं? क्या रोया। तो यहां पर ना आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्लीप, स्लीप भी एक वर्ब आती है इसमें। स्लीप यानी सोना। कोई अच्छा 2 घंटे से सोया था बेटा, उठ के आया, अपनी आंखें ऐसे से मल रहा है, क्या सोया, बोले एक झापड़ लगाऊंगा, क्या सोया। मतलब वो आपको आंसर नहीं करेगा। जिस वर्ब से आपने क्या लगाकर प्रश्न किया, आपको आंसर मिल जाए तो वर्ब ट्रांजिटिव, और आंसर ना मिले तो वर्ब इंट्रांजिटिव। अब बताओ यहाँ पर ये जो पार्ट फर्स्ट है ये क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, तो चलो एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कार्य का करना या होना ही एक्टिविटी कहलाता है ना। अब ये जो वर्ब है ना बेटा, काफी अपने आप में ना लेंथी चैप्टर है, तो हमने क्या किए, इसके पार्ट्स बना दिए। एक पार्ट ऐसा जो आपने कहीं ना कहीं 6th 7th से लेकर 12th तक पढ़ा है, और एक पार्ट ऐसा जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसके 2 पार्ट्स बना दिए। अब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इसमें हमने इसको डिवाइड किया। पार्ट फर्स्ट का हमने नाम क्या रखा? दिखावट की दृष्टि से, देखो और यूज करो। अब इसके कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी को ही हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की। क्या बनाने में? टेंस या वॉइस बनाने में ये मेन वर्ब की मदद करती है। क्योंकि ना बेटा जैसे आप, और पता है पूरा क्रेडिट कौन ले जाता है? अरे सेंटेंस में जो वर्ब्स यूज होती है ना, वो मेन वर्ब को ही तो क्रेडिट मिलता है। जैसे एक घर में अपन मम्मी लोग गेस्ट को इनवाइट कर दे 3-4, है ना। अब वो गेस्ट जब आते हैं ना बेटा डिनर पर या लंच पर, तो उसका पूरा प्रेशर पता किस पर होता है? घर के बच्चों पर। एक को कहेगी चलो आटा लगाओ, एक को कहेगी ये मसाला तैयार करके दे, एक को कहेगी सब्जी कट करके दे, एक को कहेगी वो फ्रिज में से वो निकाल के दे, है ना। और बढ़िया अपन ने पूरा सब मसाला वसाला सब तैयार कर दिया, और मम्मी ने लिया और डायरेक्ट फ्राई किया, और गेस्ट आए और बोले क्या बढ़िया खाना बनाया है, क्या बढ़िया। पूरा क्रेडिट कौन ले गया बेटा? और जो हेल्प कर रहे थे सुबह से उठ के लगे थे, पूछा भी नहीं जाएगा बेटा तुमने भी कुछ किया क्या। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। क्रेडिट कौन ले लेता है? मेन वर्ब। तो ये सिर्फ हेल्प करते हैं और टेंस या वॉइस बनाने में मेन वर्ब की मदद करते हैं। अब मैटर ये आ जाता है कि होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी मतलब सारे हेल्पिंग वर्ब्स। जिसको भी आप हेल्पिंग वर्ब के ना, इसकी डेफिनेशन ऐसे ही याद करो, बहुत इजीली याद हो जाती है। जिसे भी हम
प्राइमरी तौर पर हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी, और जिसे हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल संख्या में कितने होते हैं? 13। एक बार रिपीट करेंगे, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डेयर, नीड, विल, शैल, वुड, शुड, यूज टू और ऑट टू। संख्या में 13 मॉडल्स होते हैं, और मॉडल की डिमांड होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आता है भैया, किसी भी मॉडल कहीं भी देखो मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलना चाहिए। अब आते हैं हम बात मेन वर्ब पर। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है जो एग्जैक्ट क्रिया बताती है। एक ऐसी वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव है और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या लगाकर प्रश्न करो, आंसर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, आंसर ना मिले तो इंट्रांजिटिव। जैसे अभी अपन ने सीखा कि ईट यानी खाना, क्या खाया, जो भी खाया होगा बता देगा। टेल यानी बताना, क्या बताया, कोई आया किसी को कुछ बताया चला गया। अब हम पूछ रहे क्या बताया तो बता देगा। से यानी कहना, सेम। टीच यानी होता है पढ़ाना, क्या पढ़ाया। अब जैसे आज जो बच्चे एब्सेंट है पूछेंगे आपसे मैडम ने क्या पढ़ाया, उनको ये लग रहा था एक्सरसाइज होगी, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया बोले, तो आप बता दोगे ना। बता देंगे मतलब यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो वर्ब ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब से क्या लगाकर प्रश्न करो आंसर ना मिल पाए तो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ये है वर्ब चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। कुछ भी इसमें आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, सब कुछ कहीं ना कहीं हमने पहले से सुना, देखा, पढ़ा है। और जिन्होंने नहीं देखा, नहीं सुना, होता है कई बार जब स्कूलिंग में हमको ये इंग्लिश पढ़ना होता है ना तो हम कहीं और ही लगे होते हैं। फिर जब अकल आती है कि इंग्लिश जरूरी थी तब तक चीज़ें हाथ से निकल गई। तो अब कोई बात नहीं, आपने अभी कवर कर लिया तो वो ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, वहीं की वहीं कवर हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप चले अगले पार्ट में। सेकेंड पार्ट बहुत स्पेशल है, तो हम कहते हैं फॉर्म बेस्ड वर्ब। रूप या फॉर्म की दृष्टि से या फिर फॉर्म पर आधारित वर्ब। अब हमको इतना पता है अभी तक जितनी भी ग्रामर पढ़े हैं कि कोई भी वर्ब अपने 3 फॉर्म में होती है, और एक आईएनजी लगा दो तो 4th फॉर्म, ठीक है। अब इन वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं ना बेटा, इनके और भी यूजेस देखने को मिलते हैं ग्रामर में, तो वो सब पर स्टडी हमें आज करना है ना। तो ध्यान से देखना, ये जो वर्ब है ना पार्ट सेकेंड की वर्ब, ये 2 प्रकार में डिवाइडेड है। एक होती है फिनिट वर्ब। कौन सी? फिनिट वर्ब। इवन ना कई बच्चे ये नाम भी आज पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको आराम से सुनना है और आज की क्लास में टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। पहली बार सारी चीजें आएगी, अगेन जब आप सेकेंड क्लास में आएंगे ना तो ये सारा कुछ आपको अपने आप से आने लगेगा। आज हम यहां से जब जाएंगे ना तो पूरा सीख कर जाएंगे। तो पहला क्या बोला? फिनिट वर्ब। दूसरा होता है बेटा नॉन फिनिट वर्ब। अब बोले मैडम ये फिनिट और नॉन फिनिट क्या होते हैं? तो बेटा ध्यान से सुनना, ऐसे वर्ब है तो उसमें एक्टिविटी होगी, ऐसे और उनके रूप होंगे, फॉर्म्स होंगे, क्योंकि अब हम जितनी भी बात करेंगे वो किस पर करेंगे? फॉर्म पर। ऐसे वर्ब जो या तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस में सबसे शुरुआत में कौन बैठता है? सब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के नियमों के अनुसार। ऐसे वर्ब जो या तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो टेंस के नियमों के अनुसार जो वर्ब अपना रूप बदल लेते हैं, जो वर्ब अपना रूप बदल लेते हैं, तो रूप बदलकर आने वाले यानी फॉर्म बदलकर आने वाले वर्ब फिनिट वर्ब कहलाते हैं। अभी जो मैंने इतना बोला ना बेटा, ये इसकी डेफिनेशन जरूर थी पर आपको यहाँ से समझ में कुछ भी नहीं आया, है ना। अब अपन इसको सेंटेंस में जाके देखते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना तो आएगा समझ में, क्योंकि फिनिट समझ में आएगा ना तो ही नॉन फिनिट समझ में आएगा। तो आराम से यहाँ ध्यान रखना, है ना। देखो जरा, एक सेंटेंस आया, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वॉन्ट्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा? एक सेंटेंस आया, दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। थोड़ी सी टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। ये भी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? हमने ऐसा सीखा है टेंस की क्लासेस में कि जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का। तो ये दोनों हमारे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बने।
अब कोई कहे कि मैडम सिंपल प्रेजेंट पसंद नहीं है, आप पास्ट में जाओ ना, पास्ट का सेंटेंस बनाओ। तो बेटा जैसे हम पास्ट में आएंगे ना, तो पास्ट को वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए। तो हमने क्या किया, ये वांट को किसने चेंज कर दिया? वांटेड में, और सेंटेंस बना लिया शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अब 3 होते हैं टेंस मेनली, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की, तो हम यहां पर ऐसा बोलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, शी। फ्यूचर वर्ड जहां पर भी आए मॉडल चलते हैं विल और शैल, और ये दोनों मॉडल है। और अभी इमीडिएट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमने क्या किया, 3 प्रकार के सेंटेंस लिए, 3 प्रकार के टेंस लिए, और तीनों से हमने सेंटेंसेस बनाए। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, ही सब्जेक्ट कैसा है? कितना लड़का? एक। ही यानी वह किसी लड़के के लिए, कितना लड़का? एक। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगा के वर्ब को क्या बनाया? तो इस वर्ब ने अपना रूप बदला ना बेटा, किसके लिए? या सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर आप देखिए, दे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब में हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर हुआ, और सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब, और वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना सिर्फ किस फॉर्म में पॉसिबल है? फर्स्ट फॉर्म में। तो हमने सिंगुलर भी किया और प्लूरल भी किया, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये किसने बताया? प्रेजेंट क्या? टेंस ने बताया। तो ये वर्ब के जो फॉर्म आपने लगाए, तो ये किस किस की मर्जी से लगाए? पहले तो टेंस की मर्जी से लगाए फर्स्ट फॉर्म, और उसमें भी एस यस लगाना है या नहीं लगाना है, ये सब्जेक्ट की मर्जी से लगाए, हाँ या ना? तो इस वर्ब ने अपना फॉर्म चेंज किया ना बेटा, किसके कारण? या तो टेंस के कारण और या तो सब्जेक्ट के कारण। अब देखो, प्रेजेंट से जैसे टेंस पास्ट हुआ तो वर्ब ने फिर अपना रूप बदल लिया और सेकेंड फॉर्म में आ गए, और जैसे प्रेजेंट पास्ट से फ्यूचर हुआ तो फ्यूचर की डिमांड पर कौन आया? विल शैल। ये किसके डिमांड पर आया बेटा? फ्यूचर टेंस की डिमांड पर आया, और इसकी डिमांड पर कौन आया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसने भी तो अपना फॉर्म फिर से बदला ना, किसके कारण? मॉडल के कारण, विल शैल के कारण। तो हो क्या रहा है, सब्जेक्ट बदला, वर्ब ने अपना रूप बदला, सब्जेक्ट बदला, वर्ब ने अपना रूप बदला, टेंस बदला, वर्ब ने अपना रूप बदल लिया, फिर से टेंस बदला, और फिर से वर्ब ने अपना रूप बदल लिया। तो ऐसी वर्ब, अब डेफिनेशन ध्यान से सुनना, आप समझ में आएगी। ऐसी वर्ब जो या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और या तो टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लेती है, तो रूप बदलकर आने वाली वर्ब फिनिट वर्ब कहलाती है। फिनिट समझ में आया? अब इसी से नॉन फिनिट समझना, इसी सेंटेंस में ध्यान से देखो, सब्जेक्ट भी बदला, टेंस भी बदला, पर कुछ वर्ब है जिसने अपना वह रूप कभी भी नहीं बदला। देखो, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले। प्ले वर्ब का कौन सा फॉर्म? जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में फिक्स हो गई। अब वो वर्ब कह रही है कि मैं कभी भी अपना रूप नहीं बदलूंगी। जो रूप बदल कर आए वो फिनिट, और नहीं तो कितना ही सब्जेक्ट भी बदले, कितना ही टेंस भी बदले, पर जो वर्ब कहे कि मैं अपना रूप कभी भी नहीं बदलूंगी, वो वर्ब होती है नॉन फिनिट। फिनिट और नॉन फिनिट को समझना बेटा, फिर हम आगे की बात करेंगे। फिनिट नॉन फिनिट समझ में आएगा ना, तो आगे की चीजें क्लियर होगी, क्योंकि आगे जब हम किसी भी नॉन फिनिट्स के इन्फिनेटिव में जाएंगे तो मैं आपसे डायरेक्ट बोलूंगी कि बताओ ये फिनिट है या नॉन फिनिट, तो पता चल रहा वही नहीं मालूम कि मैडम ने क्या बताया। आराम से समझो, नहीं आएगा तो फिर से पूछो। क्या बोल रहे हैं हम? ऐसी वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बदलने से या फिर टेंस के नियमों के कारण बदलने से। भाई आप बताइए ना, प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी? फर्स्ट फॉर्म में। पास्ट टेंस आ रहा है तो वर्ब सेकंड फॉर्म में, और फ्यूचर को विल शैल चाहिए तो मॉडल के कारण वर्ब फिर से किस फॉर्म में आ गई? फर्स्ट फॉर्म में। तो ये वर्ब बार बार अपना रूप बदल रही है ना, अपना फॉर्म चेंज कर रही है ना, किसके कारण? सब्जेक्ट के कारण और
टेंस के कारण। तो जो वर्ब अपना रूप बदल कर आने में कैपेबल है, दैट इज कॉल्ड फिनिट वर्ब। और ऐसी वर्ब जो कितना ही सब्जेक्ट बदले, कितना ही टेंस बदले, हम अपना रूप कभी भी नहीं बदलेंगे, ये कहलाती है नॉन फिनिट वर्ब। अभी क्लियर है फिनिट और नॉन फिनिट? हाँ। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, ये संविदा वर्ग 1 के पेपरों में भी देखने को मिला है। अब जरूरी नहीं है कि वहां आया है तो कहीं और नहीं आ सकता, है ना, ध्यान से देखना, आंसर करेंगे आप लोग। ऐसा लिखा है, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। अब आपको पता है क्या करता है, ऐसा बोलेगा, फाइंड फिनिट क्लॉज। जबरदस्ती एक वर्ड क्या दे देगा, हाँ, परेशान करने के लिए। करना कुछ नहीं है, ऑप्शन देगा, टू प्ले, प्ले, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स टू। लो बताओ, आ रहा है आंसर? जिसको फिनिट क्या है वो पता चले ना तो आंसर कर लेगा बच्चा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अब देगा अगला क्वेश्चन, फाइंड नॉन फिनिट। अब इसमें वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि हमको इसके अंदर के वो बताओ कि जो जैसे 2 प्लस वर्ब फर्स्ट है तो उसका नाम क्या है, डायरेक्ट बोल रहा है फाइंड नॉन फिनिट। बताओ नॉन फिनिट कौन है इसमें? टू प्ले। आंसर अलग अलग आ रहा है, करते, ठीक है। फिनिट और नॉन फिनिट को भी फाइंड करने के लिए कभी ऐसा पूछा जा सकता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन ना बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी और आईबीपीएस में इस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं आते, वो डायरेक्ट आपसे ना एरर फॉर्मेट में पूछता है, और यही पूछता है पर एरर फॉर्मेट में पूछता है। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना हमने बोला ऐसी वर्ब जो अपना रूप बदलेगी बेटा, तो ये कौन सी वर्ब हुई? फिनिट। अब जो फिनिट वर्ब है ना, देखना ध्यान से, रूप बदलेगी, प्रेजेंट टेंस आएगा तो किस फॉर्म में आएगी? पास्ट टेंस आएगा तो, परफेक्ट टेंस आएगा तो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, फ्यूचर आएगा तो फिर से फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूअस जहां भी दिखे तो वर्ब में लगाओ। तो जो वर्ब रूप बदल कर आने में कैपेबल है वो फिनिट है। अब एक लाइन बता रही हूं, ये लाइन आसानी से समझ में नहीं आती है, आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ी देर के लिए वहां पॉज करना, आगे जाएंगे फिर से वापस आएंगे तो आ जाता है समझ में, ठीक है। जो वर्ब, आराम से मेरी लाइन सुनना, बहुत मतलब मैं डेप्थ की बात बता रही हूँ, ये चीज आपको बुक्स में भी ऐसे देखने को नहीं, वो समझना पड़ता है। जो वर्ब या तो सब्जेक्ट के अनुसार और या तो बेटा टेंस के नियमों के अनुसार अपना रूप बदल लेगी, वो कौन कहलाएगी? फिनिट। अब जो रूप बदलेगी ना बेटा, तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगी? टेंस के। टेंस में क्या लिखा है? प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकेंड फॉर्म, परफेक्ट हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म, फ्यूचर विल शैल फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस आईएनजी। तो ये वर्ब ने जब बार बार रूप बदलने में जो कैपेबल थी ना, तो एक्चुअल में ना रूप बदलने का काम वही करती है जो मुख्य क्रिया का कार्य करती है, मेन वर्ब का कार्य करती है। मेन, ये लाइन समझ में बहुत कम बच्चों को आती है, बात को समझना। जो मेन वर्ब होगी वही रूप बदलेगा, जो मेन वर्ब होगा जो रूप बदलेगा वही फिनिट होगा। फिनिट मतलब क्या? जो रूप बदलेगा, और जो रूप बदलेगा तो रूप कौन बदलेगा? जो एग्जैक्टली मेन वर्ब का कार्य करेगी। जैसे अभी आप घर से निकले, कोई दोस्त आपको मिल गया, आपने बोला भाई मैं इंग्लिश की क्लास जाता हूं, इसमें एक वर्ड आया जाना, ये वर्ब है, मैं इंग्लिश की क्लास जाता हूं, तो आपने इसे सिंपल प्रेजेंट में बोला अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना। अब आप क्लास आ गए, आपने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और कहते हैं मम्मा मैं क्लास आ गया हूं या पहुंच गया हूं, परफेक्ट टेंस लग जाएगा। अच्छा, आप जब घर से निकलने के पहले आपने 1-2 घंटे पहले अपने फ्रेंड को कॉल किया होगा, फ्रेंड ने पूछा आज क्लास जाएगा क्या? बोले हाँ भाई आज क्लास जाऊंगा, मैं आज क्लास जाऊंगा, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया। किसी ने पूछा क्लास जा रहा है क्या? हाँ जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, मैंने जो इतने सेंटेंसेस हिंदी में बोले ना,
इसमें क्या हुआ, इसमें दो चीजें हुई। एक तो टेंस के अकॉर्डिंग, समय समय के अनुसार, टेंस मतलब क्या होता है हिंदी में, समय यानी काल, समय समय के अनुसार आपका सेंटेंस चेंज हुआ। जा रहा है क्या, जाऊंगा, जाता हूं, आ गया, समय समय के अनुसार सेंटेंस चेंज हुआ। और जब जब सेंटेंस चेंज हुआ तब तब वर्ब ने अपना रूप बदला, क्योंकि उसमें जो क्रिया हुई जाना, वो क्रिया बताने का काम किसके पास है, मुख्य क्रिया के पास, मेन वर्ब के पास। तो एग्जैक्टली बेटा जो फिनिट वर्ब होती है ना, वही मेन वर्ब होती है। अब बोले मैडम ये नॉन फिनिट, ये मेन वर्ब नहीं होगी क्या? अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जो वर्ब कभी भी अपना रूप नहीं बदलेगी, किसी के भी कारण नहीं बदलेगी, जो वर्ब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में फिक्स हो गई, उससे बोलो भैया सेकेंड फॉर्म लगा लो, तो कहे नहीं, थर्ड लगा लो, नहीं, आईएनजी लगा लो, बिल्कुल नहीं, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। फिक्स हो गया ना बेटा, जो वर्ब रूप बदलने को ही तैयार नहीं है, आप उसको मेन वर्ब का काम दोगे क्या? सोच के देखो। मेन वर्ब का मतलब क्या? क्रिया जो हम हर समय करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक। रात को भी जब हम सोते हैं ना, तो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी क्रिया है। उसके बाद ज्यादा गहरी नींद लगी तो स्लीप साउंडली, खर्राटे, वो भी क्या है, वो भी क्रिया है। तो हर समय आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना बेटा, तो जब आप हर समय, समय मतलब टेंस, जब आप हर समय के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो क्या है, वर्ब जो भी है वो वर्ब बार बार अपना रूप चेंज करेगी। और वर्ब जब रूप चेंज करेगी तो उसी को हमने क्या बोला। और जो वर्ब कह रहे हैं आई एम नॉट कैपेबल ऑफ चेंजिंग माई फॉर्म, मैं अपना रूप कभी भी नहीं बदलूंगी, उसमें मैं कैपेबल ही नहीं हूं, तो फिर उस वर्ब को हमने क्या बोला। तो जब जो वर्ब ये बोल दे कि मैं अपना रूप कभी भी चेंज नहीं करूंगी, उसको हम मेन वर्ब का काम ही नहीं देंगे, क्रिया बताने का काम नहीं देंगे। फिर हम उसे, भैया आप मेन वर्ब मत बनो, बोले मेरे मुझे बनना है मेन वर्ब, तो रूप बदल लो, तो बोले नहीं रूप नहीं बदलेंगे, हम नॉन फिनिट्स हैं। तो नॉन फिनिट्स है ना, तो फिर आप कोई और काम कर लो, मेन वर्ब को छोड़कर कोई और काम कर लो। तो बोले मेन वर्ब का काम कौन करेगा, तो बोले फिनिट करेगा, क्योंकि वो रूप बदल रहा है। तो ये लाइन ना आसानी से समझ में नहीं आती बेटा, इसके लिए बहुत डेप्थ का नॉलेज लगता है। कितनों को आई? अरे हाथ है ना, तो अच्छे से खड़े करो ना। आई ना? नहीं आई होगी फिर से आएंगे वापस, तो आ जाएगी, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब चलो, नॉन फिनिट ऐसे होते हैं। अब ये हो गया फिनिट, अब आ जाओ नॉन। मेन एग्जैक्टली पढ़ना नॉन फिनिट से ही है बेटा, जो वर्ब चैप्टर में जो पढ़ने वाली चीजें है ना, वो एग्जैक्टली सिर्फ नॉन फिनिट्स है, बाकी सब आता है आपको। फिनिट विनिट क्या है, डेफिनेशन बता दी, वैसे आ जाएगा। नॉन फिनिट जो होते हैं ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं, ये नॉन फिनिट्स कहलाते हैं। अपने रिश्तेदार में, घर परिवार में एक आध नमूना ये भी मिल जाता है बेटा। आप कितना ही बदल जाओ, आप कितना ही आगे चले जाओ, पर वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। उनको बोल देना आप नॉन फिनिट से ही रहना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। नॉन फिनिट्स जो होते हैं बेटा, ये 3 प्रकार में होते हैं, ध्यान से देखना आप। इसको हटा दूं क्या? रहने दो इसको, चलो। नॉन फिनिट्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है बेटा 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिखने में क्या दिखता है? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट। 2 के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, आईएनजी का फॉर्म नहीं आएगा। कौन आएगा? फर्स्ट फॉर्म। फिक्स हो गया 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा होता है जीरण, वर्ब में आईएनजी। वर्ब का आईएनजी का फॉर्म क्या कहलाता है? जीरण कहलाता है। और तीसरा होता है बेटा पार्टिसिपल। आप बोले मैडम ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब बताओ तीसरा क्या होता होगा? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस होते हैं, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये टेंस होते हैं, इसीलिए हम इसको कभी भी ऐसा नहीं बोलते प्रेजेंट पास्ट। आप पूरा बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो नॉन फिनिट्स हमको कितने प्रकार में पढ़ना है? 3 प्रकार में, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल्स। अब इन्फिनिटिव जो है इसका स्ट्रक्चर होता है 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिखने में तो 2+ वर्ब फर्स्ट दिख रहा है, वर्ब का फॉर्म दिख रहा है ना फर्स्ट फॉर्म में, ये वर्ब में आईएनजी दिख रहा है। अब मैटर ये है कि मैडम इन लोग काम क्या करेंगे? आपने तो बोला इसको हम मेन वर्ब का काम नहीं देंगे, तो बेटा इसको हमने पता फिर क्या बनने को बोला, आप नाउन का कार्य करो। इन्फिनिटिव को वर्ब ना बना के क्या बनाया? नाउन बनाया। अब आप बोलोगे मैडम वर्ब नाउन कैसे बन जाता है? अब ये क्वेश्चन आता ना, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। आप अगर संज्ञा की परिभाषा पढ़ के आए होंगे बेटा बचपन से, तो हमने वहां ऐसा पढ़ा है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या फिर कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो कार्य हम लोग यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में 2 के साथ, अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, तो यहां पर ना ये जो 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है? नाउन का काम करता है। इन्फिनिटिव कहलाता है लेकिन नाउन का काम करता है। ऐसे जीरन जो दिख रहा है ना वर्ब में आईएनजी, इनसे बोला तुम क्या बनोगे, तो ये भी कहते हैं हम भी नाउन का काम करेंगे। है वर्ब में आईएनजी और बन क्या गया, अभी दिखाऊंगी कैसे बना। अब ये जो 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स होते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें ना इनके स्ट्रक्चर समझो पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बेटा वर्ब में आईएनजी, ये भी आईएनजी वाला फॉर्म होता है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल कौन होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब ये लोग कहते हैं प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल कि मैडम आपने तो इन दोनों को नाउन का काम दे दिया कि तुम लोग नाउन बनो, हम क्या काम करें? तो हमने कहा तुम एक काम करो दोनों भाई, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, तुम नाउन की विशेषता बताओ। अब बताओ नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो इनको क्या काम दे दिया? दोनों को, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल को भी और पास्ट पार्टिसिपल को भी, किसका काम दे दिया? और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये बोले हमको क्या करना है, तो हमने कहा तुम क्लॉज बनाएंगे ना तब आना, अभी रहने दो। तो बोले ठीक है। अब मैटर ये है बेटा, ध्यान से देखना कि मैडम पैसेज भी तो ट्रांसलेट करना है, पैसेज भी तो अपने को जो पेपर में मिलता है रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, तो उसमें भी तो ट्रांसलेशंस लगते हैं ना। तो फिर वहां पर कैसा किया जाए? आपने बोला फर्स्ट फॉर्म आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओ, ता है, ती है, ते है। सिंपल पास्ट आए तो ता था, ती थी, ते थे। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आए तो चुका है, चुका था। विल शैल आए तो होगा। कंटिन्यूअस आए आईएनजी तो रहा है, रहा था। अब वो तो ट्रांसलेशंस हो गए, ये वर्ड्स आएंगे तो ट्रांसलेशंस कैसे करना है? तो जब जब इंफिनिटिव आए ना बेटा, तो आपको बोलना है ना में आ की मात्रा। ऐसे अकेले ना नहीं बोलना है, अभी बताऊंगी कैसे बोलना है। फिर जीरंड आए तो भी आ की मात्रा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हुए तो मीनिंग आता है हुए का। किसका मीनिंग आता है? और जो परफेक्ट पार्टिसिपल आता है इसका मीनिंग आता है के बाद का। अब बच्चों की तरफ से आंसर आता है मैडम के बाद तो आफ्टर भी देता है, के बाद तो आफ्टर का मीनिंग भी के बाद होता है ना। तो आफ्टर में और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड में क्या अंतर है? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है? तो बेटा सिर्फ उसी अंतर को पढ़ने के लिए हम ये पढ़ेंगे, बहुत अंतर है। आफ्टर का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, पर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड की कुछ कंडीशंस होती है, उसी कंडीशन में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड लगता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है या क्लॉज बनता है। तो वो हम सीखेंगे अभी। ये मेन हमको पता कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स, बाकी सब आता है आपको। जो मैंने पहला पार्ट दिखाया दिखावट की दृष्टि से, ये तो ऑलरेडी आता है। 6th 7th से हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आजकल से नहीं पढ़ रहे।
ऑक्सिलरी कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सब आता है बेटा आपको। पार्ट सेकंड में वर्ब के फॉर्म होते हैं, ये हमें पता था, पर वो फॉर्म और भी दूसरे दूसरे तरीके से काम करते हैं, शायद ये नहीं पता था, तो इनको सीखना है। जो वर्ब मेन वर्ब बनकर आती है वो रूप बदल के ही आएगी, तो वो फिनिट है। लेकिन उसके अलावा भी सेंटेंस में कुछ वर्ब्स ऐसे लगे होते हैं जो रूप नहीं बदलते हैं, जो फिक्स होते हैं, उन्हें हमने क्या बोला, नॉन फिनिट्स। तो वो जब रूप नहीं बदल रहे ना, तो वो मेन वर्ब भी नहीं होते, वो या तो नाउन होते हैं, या तो एडजेक्टिव होते हैं। वो या तो नाउन होते हैं और या तो, और उनके अपने नाम है बेटा, जैसे इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल्स। एक बार रिपीट करें सारा कुछ एक बार में। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। कितने प्रकार में बांटा? 2 पार्ट्स में। पार्ट फर्स्ट में कितने प्रकार की वर्ब? 2 प्रकार की, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। इसके अलावा मेन वर्ब कितने प्रकार की? ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या लगाकर प्रश्न करो, आंसर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, ना मिले इंट्रांजिटिव। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड में हमने देखो सारे वर्ब के फॉर्म पर डिस्कस किया, इसीलिए नाम क्या रख दिया? फॉर्म बेस्ड वर्ब। अब ये जो फॉर्म बेस्ड वर्ब है कितने प्रकार में है? 2 प्रकार में। कौन कौन सी? फिनिट और नॉन फिनिट। फिनिट वर्ब ऐसी वर्ब जो या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो टेंस के नियमों के अनुसार जो वर्ब अपना रूप बदल कर आती है, तो रूप बदल कर आने वाली वर्ब फिनिट। और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट भी बदले, टेंस भी बदले, पर वो वर्ब कभी भी अपना रूप नहीं बदले, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन फिनिट्स। अब नॉन फिनिट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, साथ में बोलना है। नॉन फिनिट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले इन्फिनेटिव, दूसरा जीरंड, फिर से बोलो जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर बोलो, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कार्य करता है नाउन का, बोलेंगे साथ में, कार्य करता है, अर्थ देता है ना में आ की मात्रा का। जीरंड का स्ट्रक्चर, वर्ब में आईएनजी, कार्य करेगा, अर्थ देगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, कभी भी प्रेजेंट पास्ट अकेले नहीं बोलना, जैसा प्रेजेंट पास्ट नहीं, पूरा बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं टेंस बोल रहा हूं या पार्टिसिपल बोल रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का वर्ब में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों कार्य करते हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या कार्य करता है? दोनों मीनिंग क्या देते हैं? हुए का। और परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कार्य करेगा क्लॉज बनाने का, मीनिंग देगा के बाद का। इतनी बात अब हमने कवर करी। अब मैटर ये आता है, मैडम एक वर्ब में आईएनजी का फॉर्म जो आपने बताया कि ये तो कंटिन्यूअस बनता है। अरे वर्ब में जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाओ, यहीं से सीखे हो ना। तो वर्ब में आईएनजी का फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, तो आप तो कह रहे हैं कि आईएनजी का फॉर्म नाउन बन जाता है, कैसे? बना के देखते हैं। एक वर्ब आती है बिल्ड यानी क्या होता है? निर्माण करना या बनाना। इसका सेकंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट। बुल्ट नहीं बोलना इसका ना, बिल्ट। अब ये बताइए आईएनजी वर्ब के किस फॉर्म में लगेगा? तो आपने क्या किया, इस बिल्ड में आईएनजी लगा के एक नया वर्ड बना लिया, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग को इमारत कहा जाता है, और इमारत एक नाउन है। वर्ब में आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? नाउन बन गया। और ये जो बिल्डिंग वर्ड आया ना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया ये जीरंड है। नहीं समझे? कुछ जादू नहीं हुआ है। और सुनना, पेंट नाम का एक वर्ब होता है, पेंट यानी रंगाई पुताई करना, ईडी लगा के इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है। अगर आपने इस पेंट वर्ब में आईएनजी लगाया, पेंटिंग, तो ये पेंटिंग दिख रही है आपको? देखिए अच्छी सुंदर सी, क्या है वो? एक वस्तु के रूप में दिखी, तो क्या दिखा?
नाउन दिखा, जीरन। ऐसे ही राइट, रोट, रिटन वर्ब है लिखना, हाँ या ना? अब हमने क्या किया, राइट वर्ब में लगाया आईएनजी, तो क्या बन गया, राइटिंग। अब आप अपनी कॉपी पर देखो, अपनी राइटिंग लिखी हुई है, एक वस्तु के रूप में दिख रही है, वो क्या बन गया, तो वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद भी वो नाउन बन जाता है, और वो क्या कहलाता है, तो जीरन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरन कहलाता है। क्लियर? अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है बेटा, अभी भी बच्चों के साथ एक समस्या ये दिख रही है, मैडम एक बात समझ में नहीं आई, अभी आप कह रहे थे जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाओ आईएनजी, तो ये तो हम अच्छे से सीख गए, फिर धीरे से आपने बोला एक आईएनजी जीरन भी होता है, जो आपने नाउन बना के बता दिया, फिर एक आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है जो एडजेक्टिव बनता है, तो ये नाउन की विशेषता कैसे बताता, आईएनजी शब्द नाउन की विशेषता कैसे बताएगा, तो वर्ब में आईएनजी है, ये भी देख लेते हैं बेटा। देखो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बुक यानी, हाँ बहुत बढ़िया है ना, किताब नहीं पूछा मैंने आपसे, बुक यानी नेम ऑफ एनीथिंग, वस्तु है, नाउन है, और किताब की विशेषता है, किताब कैसी है, तो इंटरेस्ट नाम का वर्ब, इंटरेस्ट नाम का वर्ब उसमें लगाया दिखने में वर्ब आईएनजी, पर बन गया क्या, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो वर्ब में आईएनजी शब्द भी अगर नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक, अब पास्ट पार्टिसिपल को समझो, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो ध्यान से, ये पेन है, वस्तु है, मैं क्या करूं, इसको बीच से तोड़ दूं तो ये टूटा हुआ पेन हो जाएगा, टूटा हुआ पेन। टूटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेक, तो टूटा हुआ पेन कहलाएगा ब्रोकन पेन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन पेन। तो पेन की विशेषता है कि पेन ब्रोकन है, टूटा हुआ है, जिसको हम हमारे घर की भाषा में बोलते हैं वाला। वो टूटी वाली कुर्सी कहां रखी है, कबाड़ी वाला आया देना है, वाला बोलते हैं बेटा। टूटी वाली कुर्सी कहां है, वो टूटा वाला पेन कहां पड़ा है, टूटा वाला, वाला नहीं होता है, एग्जैक्ट आप बोलिए हुआ, टूटा हुआ पेन, टूटी हुई चेयर, ठीक है, डूबा हुआ जहाज, पिया हुआ मैन, आदमी, हारी हुई टीम। तो ये जैसे हुए हुई का मीनिंग आता ना बेटा, एक सेंटेंस आता है, मैंने गार्डन में एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा, मैंने गार्डन में एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। अब अगर कोई कहे कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलो, तो मैंने के लिए वर्ड पता है, आई, देखा, सॉ, एक छोटी बच्ची को, अ लिटिल गर्ल, रोते हुए, रोने के लिए तो क्राई मालूम है, पर वो जो हुए शब्द आता है ना, बच्चा यहां अटक जाता है कि अब हुए के लिए क्या बोलूं, रोने के लिए तो क्राई, गार्डन में, इन द गार्डन, वो हुए के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस वर्ब में आईएनजी लगा देना है, तो हुए का मीनिंग आ जाएगा। आई सॉ अ लिटिल गर्ल क्राइंग इन द गार्डन, आई सॉ अ लिटिल गर्ल क्राइंग इन द गार्डन। तो क्राई में आईएनजी लगाया ना, तो रोते हुए का मीनिंग आ गया। आना, जाना, खाना, हम लोग जो वर्ड्स बोलते हैं ना, ये नामे आ की मात्रा, ये इन्फिनिटिव और जीरन लगता है। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, भैया कहना आसान है, करना मुश्किल है, कहना, करना, इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू, इजी टू से बट हार्ड टू डू। तो इस प्रकार से हमको इन्फिनिटिव के यूजेस, जीरन के यूजेस और पार्टिसिपल्स के यूजेस को पढ़ना है। तो आगे की क्लास में जब हम मिलेंगे तो पहले पूरा राइटिंग वर्क करेंगे, उसके बाद
पर्सनली एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव क्या है, कितने प्रकार का है, उसकी क्या पोजीशन है, सेम जीरंड सेम पार्टिसिपल्स। तो वर्ब चैप्टर में हमको मेनली पढ़ने वाला क्या होता है, नॉन इन्फिनिट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा।